भानगढ़ किला भारत के राजस्थान राज्य में बना 16वीं शताब्दी का किला है। ये शहर भगवंत दास के शासनकाल के दौरान उसके दूसरे बेटे माधव सिंह के निवास के रूप में स्थापित किया गया था। किला और उसके परिषद अच्छी तरह से संरक्षित हैं। किंवदंती के अनुसार किले के क्षेत्र में एक साधु रहता था और उसके आदेश के अनुसार किले के परिषद में बना कोई भी घर उसके घर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसे किसी घर की छाया उसके घर पर पड़ती तो किले का शहर नष्ट हो जाता। जब किले में ऐसे स्तंभ जोड़े गए जो साधु के घर पर छाया डालते थे, तो इसका परिणाम किले और आसपास के शहरों का विनाश था। एक अन्य कहानी के अनुसार एक पुजारी जो काला जादू करता था, उसे खूबसूरत राजकुमारी जो कि भानगढ़ की राजकुमारी थी, उससे प्रेम हो गया। एक दिन पुजारी राजकुमारी का पीछा करते हुए बाजार गया और उसे एक प्रेम औषधि देने की पेशकश की। हालांकि उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और इसे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, जो परिणाम स्वरूप पुजारी पर लुढ़क गया और उसे कुचल कर मार डाला। मरने से पहले पुजारी ने पूरे गांव को श्राप दिया और उसे विनाश और उजाड़ की निंदा की। दिव्या कहानी पढ़ते पढ़ते कॉरिडोर से बाहर निकल गई। वो उस कहानी में इतना रम गई थी कि उसे बगल वाली हेमा आंटी कब की आवाज लगा रही थी सुनाई ही नहीं दिया। अरे ओ दिव्या! अचानक दिव्या की नजर आंटी की आवाज पर पड़ी और वो चौंक गई। जी आंटी, आपने कुछ कहा? आंटी ने जवाब दिया कि मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूं और तू है कि उस किताब में फंसी हुई है। चल जल्दी कर, तैयार हो जा, आज हम पार्क जाएंगे। दिव्या ने पूछा, पार्क? कौन से पार्क? तब आंटी ने कहा कि यही किले वाला पार्क। ये सुनकर दिव्या बहुत ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि उसे किला देखना और ऐसी चीजों को देखना, महसूस करना और ऐसी जुड़ी चीजों से कहानी सुनना बहुत पसंद था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, कहते हैं कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां ऐसी जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका, जिसके बारे में लोग आज भी बात करने से डरते हैं, और अगर कोई जिक्र भी कर दे तो कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। आज मैं आप सबको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराऊंगी, जिसका वास्ता बेशक इंसानों से तो नहीं है। तो तैयार हो जाइए मेरी आज की खौफनाक कहानी के लिए। दिव्या एक अनाथ लड़की थी, जिसका हेमा आंटी के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। एक अनाथ आश्रम से उसके माँ बाप ने उसे गोद लिया था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो दूसरे माँ बाप भी चल बसे और दिव्या फिर से अनाथ हो गई। मगर उसने खुद को संभाला और आजीवन अकेले रहने का फैसला कर लिया। दिव्या देहरादून के लक्ष्मणी सिद्ध में रहती है और अपने घर के कुछ ही दूर एक बुक स्टॉल में काम करती है। वहीं से आज वो पढ़ने के लिए एक किताब उठा लाई, जिसमें राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में कुछ लिखा था। दिव्या को ऐसी रहस्यमयी और भुतावली कहानियों का बहुत शौक है। यही कारण है कि दिव्या ने एक बुक स्टॉल पर जॉब करने की सोची, ताकि उसे नई नई और रोमांचक कहानियां पढ़ने का मौका मिले, वो भी फ्री में। दिव्या अपनी आंटी के साथ पार्क घूमने गई। वो पार्क उसे बहुत अच्छा लगा। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आते थे। दिव्या वहां के खूबसूरत और सुगंधित फूलों को तोड़ के ले आती। उस दिन के बाद वो अक्सर उस पार्क में जाने लगी थी। फिर एक दिन अचानक दिव्या जब पार्क में टहल रही थी, तब उसे कुछ लोगों के झुंड दिखाई दिए। दिव्या ने वहां जाकर देखा तो पाया कि वहां कुछ लोग हिस्टोरिकल चीजों पर बातचीत कर रहे थे। वहां पीएचडी के कुछ शोधकर्ता थे, जो पुराने किले और महलों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे थे। दिव्या के पूछने पर पता चला कि वो लोग कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो इन सब चीज़ों में दिलचस्पी लेता हो। फिर क्या, दिव्या ने अपना नाम लिखवा दिया
और वापस घर लौट आई। तकरीबन 7 दिन बाद दिव्या अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी कि तभी उसके नंबर पर एक कॉल आया। घंटी बजते ही दिव्या ने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, मिस दिव्या। दिव्या ने कहा, हाँ, कौन बोल रहा है? तभी फिर से सामने से आवाज आई और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर रिया बोल रही हूँ। तुमने हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए अपना नाम दिया था। दिव्या ये सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, मैंने नाम दिया था। तभी उस डॉक्टर ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए आपको चुना गया है और आप किस प्लेस पर जाना चाहती हैं ये बता दीजिए। ये बात सुनकर दिव्या बहुत कंफ्यूज हो गई। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो क्या चूज करे। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे किस जगह का नाम लेना चाहिए। तभी अचानक ही उसके मुंह से भानगढ़ निकल गया। सामने से आवाज आई, ओके, भानगढ़, तो आप कल तैयार हो जाना, हम कल ही भानगढ़ के लिए निकलेंगे। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। दिव्या अगले दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वो इतना एक्साइटेड हो गई कि वो रात भर सो नहीं पाई। फिर क्या, देखते ही देखते रात बीत गई और सुबह हो गई। अगले दिन दिव्या को सुबह 10 बजे का टाइम मिला था, लेकिन वो सुबह 7 बजे ही तैयार होकर बैठ गई। अरे दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दिव्या की आंटी दिव्या के घर गाजर का हलवा लेकर आई थी और उन्होंने दिव्या से सवाल किया। दिव्या ने जवाब दिया कि मैं आज भानगढ़ जा रही हूँ। दिव्या की बात सुनकर हेमा की नज़र बगल के टेबल पर रखी किताब पर पड़ी जिस पर भानगढ़ लिखा हुआ था। वो मुस्कुराई और बोली, तू सुबह सुबह मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ये किताब पढ़कर तू पागल हो गई है। दिव्या ने समझाया, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में भानगढ़ जा रही हूँ। आंटी ने कहा, क्या, ये क्या मजाक है? लेकिन दिव्या हट कर बैठी और बोली कि यह मजाक नहीं है आंटी, मैं पार्क में टहल रही थी कि मेरी मुलाकात वहाँ खड़े एक हिस्ट्री पीएचडी स्कॉलर से हुई। और फिर वहाँ क्या क्या हुआ, दिव्या ने आंटी को सारी बात बताई। आंटी ने कहा, तो क्या तुम आज सचमुच जा रही हो? दिव्या ने कहा, हाँ। आंटी ने अपनी फिक्र जताते हुए कहा कि तुम इतनी दूर किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकती हो? दिव्या ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे साथ और भी लोग होंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर दिव्या बाहर आ गई। समय हो चला था। रास्ते में उसे टीम मिल गई और उन्होंने दिव्या को साथ ले लिया। दिव्या के साथ उस टीम में और 6 लोग थे, यानी दिव्या को लेकर पूरे 7 लोग, रिया, विनय, राजा, पूजा और विवेक। उस टीम का सुपरवाइजर आदित्य। कुछ ही देर में उन सबको दोस्ती हो गई। ऐसी ही दोस्ती जैसे वो सब एक दूसरे को सालों से जानते हो। आदित्य ने कहा, दिव्या तुम कंफर्टेबल तो हो? दिव्या ने जवाब दिया, हाँ सर। आदित्य मुस्कुराया और बोला, सर नहीं, सिर्फ आदित्य, क्योंकि हम सब एक टीम में हैं और एक साथ काम करने वाले हैं, तो कोई भी इस टीम में बड़ा छोटा नहीं है। आदित्य ने दिव्या का इंट्रोड्यूस टीम से करवाया और कहा कि दिव्या तुम्हारे अलावा ये सभी पुराने टीम मेंबर हैं। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ, लेकिन सभी इस काम में माहिर हैं। तुम अपने बारे में बताओ। दिव्या ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं फ़िलहाल तो एक बुक स्टॉल पे काम करती हूँ। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन है और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री। ये सुनकर उसने कहा कि ओह वाह, इसलिए ही तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है और तुम्हें इतिहास का अच्छा ज्ञान भी है। तभी टीम की एक मेंबर पूजा, उसने कहा कि मैं देहरादून से हूँ, तुम कहाँ से हो? दिव्या बहुत खुश हुई। उसने कहा, मैं भी देहरादून से हूँ। उन सब में धीरे धीरे रास्ते में बातें होने लगी। दिव्या धीरे धीरे सबसे घुलने लगी और उसे उस ट्रिप का मज़ा आने लगा।
आदित्य को दिव्या से बातें करने में बहुत अच्छा लग रहा था। दिव्या भी आदित्य से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रही थी। तभी विवेक ने हॉर्न बजाया। कहाँ खो गए हो तुम दोनों? चलो स्टेशन आ गया, विवेक ने आदित्य और दिव्या से कहा। आदित्य ने सबको हिदायत दी और गाड़ी से उतारा। कहा, अपने अपने सामान का खुद ख्याल रखना। सभी अपना अपना सामान समेटने लगे। दिव्या भी अपना बैग गाड़ी से उतार ही रही थी कि तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम रहने दो, मैं उतार देता हूँ। दिव्या मुस्कुराई और बोली, थैंक्स। सभी स्टेशन पहुंचकर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अपनी मंजिल के लिए निकल गई। आदित्य दिव्या के हाथों की ओर देखने लगा और जब दिव्या ने उससे पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तो उसने कहा, कुछ नहीं। पर दिव्या ने उसे जोर देते हुए पूछा, कुछ तो। तभी आदित्य ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे बाजू को देख रहा था। दिव्या बाजू की तरफ देखती और कहती है, क्या? आदित्य ने कहा कि ये जो तुमने अपनी बाजू पर लाल कपड़े जैसा कुछ बांधा है, वो क्या है? दिव्या ने कहा, ओह, ये तो मेरी पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बांधा है। आदित्य ने पूछा, वैसे ये है क्या? दिव्या ने कहा, पता नहीं, पर उन्होंने बांधा तो मैंने बंधवा लिया। बोलती थी कि इससे नजर नहीं लगती, बुरी नजर दूर रहती है। तब आदित्य ने कहा, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इन सब पे विश्वास करती हो? दिव्या ने आदित्य की बातों का जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं खास विश्वास तो नहीं करती, मगर आंटी ने इतने प्यार से बांधा तो मैं मना नहीं कर सकी। अच्छा, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें यह पहना दिया तो तुमने पहन भी लिया? तुम्हारी मॉम ने कुछ नहीं कहा? आदित्य ने बड़े ही रूडली बिहेव किया और कहा। आदित्य की बात सुनकर दिव्या के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आदित्य, मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। आदित्य ये बात सुनकर हैरान हुआ और थोड़ा शर्मिंदा भी। उसने कहा, ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इस बात पर दिव्या हंस पड़ी और बोली, कोई बात नहीं, इसमें इतनी शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। सभी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अंताक्षरी शुरू कर दी। जहां एक और सभी अंताक्षरी खेल रहे थे, वही दिव्या विंडो के पास बैठी चुपचाप बाहर की ओर देख रही थी। दिव्या के भीतर आदित्य की बातें चल रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। तभी उसे याद आया कि आदित्य ने उसके ताबीज के बारे में सही कहा था। इस ढोंग को मैं कैसे मान सकती हूँ? और फिर उसने अपने हाथों से वो कपड़ा निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करते हुए उसे आदित्य ने देख लिया और उसने दिव्या से कहा, हमेशा अपनी किस्मत पर यकीन करो और हर जगह फूंक फूंक कर कदम रखो। किसी पर विश्वास मत करो, सही और गलत का अंतर समझो, फिर ऐसे किसी भी ताबीज की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। दिव्या को आदित्य की ये बात बहुत अच्छी लगी। वो आदित्य की ओर उसने देखा और मुस्कुरा दिया। इतने सालों बाद दिव्या को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके साथ है, कोई है जो उसे इम्पोर्टेंट दे रहा था, कोई है जो उसे आगे बढ़ने और जिंदगी को खूबसूरती से जीने का रास्ता बता रहा था। दिव्या बहुत खुश थी। यही सब सोचते सोचते दिव्या को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। तकरीबन 2 घंटे बाद अचानक दिव्या चीखती हुई अपनी सीट से उतरकर बैठ गई। उसको इस तरह चिल्लाता हुआ देख सभी डर गए। आदित्य ने कहा, क्या हुआ दिव्या, तुम इस तरह चीखी क्यों? दिव्या पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसकी आंखें बड़ी और लाल थी। उसने आदित्य को कस के पकड़ लिया और बोला कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए थे। थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिव्या इतना घबरा गई? पूजा ने कहा कि व्हाट हैपेंड दिव्या, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम इस तरह चीखी क्यों? दिव्या थरथराते हुए लफ्जों से कहा,
मैं एक सपना देख रही थी और उसमें कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर सब हैरान थे। ट्रेन में आई महज 1 घंटे की नींद में इतना बुरा सपना। उसने कहा कि मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग रही थी और भागते भागते मैं छत पर पहुंच गई। लेकिन फिर तभी आदित्य ने कहा, लेकिन क्या? दिव्या ने कहा कि मेरा पैर फिसल गया और मैं छत से नीचे गिर पड़ी। सब दिव्या की बात सुनकर हैरान थे। विवेक ने कहा, देखो दिव्या, कभी कभी ऐसे सपने आ जाते हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से बैठो और लो, पानी पी लो। ये सुनकर दिव्या के मन को थोड़ा सुकून मिला और फिर वो विंडो के पास बैठ गई और बाहर देखने लगी। मगर उसकी आंखों के सामने वही सपना बार बार दिखाई दे रहा था और उसे परेशान कर रहा था। दिव्या को याद नहीं था कि इससे पहले कभी उसे ऐसे सपने आए हो। वो बेहद घबराई हुई थी। देखते ही देखते रात हो गई। देर रात, तकरीबन 1 बज रहे थे। दिव्या अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर जाने लगी। उसे दरवाजे की ओर जाता देख राजा ने देख लिया, मगर उसने उसे कुछ कहा नहीं और चुपचाप मोबाइल में गेम खेलने लगा। दिव्या धीरे धीरे कदमों से बोगी के दरवाजे की ओर बढ़ती जा रही थी। सामने से आदित्य पानी का बोतल लेकर आ ही रहा था और उसने संयोग से दिव्या को देख लिया। उसे दिव्या पर थोड़ा शक हुआ और वो फिर दिव्या के पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि दिव्या दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गई थी और देखते ही देखते दिव्या ने दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। आदित्य अपनी सीट से नीचे गिर पड़ा और फिर उसने अपने चारों ओर देखा। चारों तरफ अंधेरा था और सभी अपनी अपनी जगह सो रहे थे। आदित्य चौंक गया। ये एक सपना था? आदित्य ने खुद से सवाल किया। ओ गॉड, इतना बुरा सपना? उसने फिर दिव्या को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी अपनी सीट पर। दिव्या को सुरक्षित देखकर आदित्य के मन को शांति मिली। आदित्य अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर हुए थे कि आदित्य ने देखा कि दिव्या अपनी सीट पर नहीं है। वो घबरा गया और उठकर इधर उधर देखने लगा। वो पागलों की तरह दिव्या को ढूंढने लगा, मगर दिव्या पूरी बोगी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। आदित्य के दिमाग में तुरंत ख्याल आया और वो दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गया। उसने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। आदित्य ने देखा कि दिव्या दरवाजे के बेहद करीब खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। ट्रेन अपने रफ्तार से चल रही थी। वो इतना तेज था कि दिव्या के बाल उड़ रहे थे और वो चुपचाप दरवाजे के बेहद करीब खड़ी होकर बाहर देख रही थी। आदित्य ने पीछे से आवाज लगाई, दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात गए? मगर दिव्या ने आदित्य को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी होकर बाहर देख रही थी। आदित्य घबराते हुए पसीने से लथपथ हो गया। अपने कांपते हुए हाथों को उसने आगे बढ़ाया और दिव्या के कंधे पर रखकर पूछा, दिव्या, तुम ठीक हो? आदित्य के पूछते ही अचानक दिव्या ने ट्रेन से छलांग लगा दी। आदित्य चिल्लाया। उसके होश उड़ गए। उसके पसीने छूटने लगे। आदित्य जो सपना थोड़ी देर पहले देखा था वो सच हो गया। आदित्य ने अपनी आंखें जोर से बंद की, पर थोड़ी देर बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया कि दिव्या साथ आदित्य के हाथों में हाथ डालकर खड़ी है और वो ट्रेन के दरवाजे से थोड़ी बाहर निकली हुई है। आदित्य ने बिना सोचे समझे उसे भीतर की ओर खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों चुपचाप कुछ देर तक सांस लेते रहे। उन दोनों के ये बर्ताव दोनों को समझ में नहीं आ रहे थे। आदित्य को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आदित्य ने दिव्या से पूछा, दिव्या, तुम ठीक हो? दिव्या ने भी आंखें बंद कर ली थी। उसकी सांसें तेज थी। आदित्य के सवाल पर दिव्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ,
पर मैं यहाँ कैसे आई? दिव्या की बातें सुनकर आदित्य और भी हैरत में पड़ गया। दिव्या को नहीं पता था कि वो ट्रेन से कूद रही थी। वो अपनी जान देने वाली थी। आदित्य ने झुंझलाते हुए दिव्या से कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम अभी ट्रेन से कूदकर अपनी जान देने वाली थी। तुम्हें इतना भी याद नहीं? आदित्य का गुस्सा देखकर दिव्या और घबराई और डरी हुई थी। उसने आदित्य से कहा, सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो चुपचाप अपनी सीट पर सो रही थी और जब आंखें खुली तो खुद को तुम्हारी बाहों में पाया। आदित्य बेचैन हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले दिव्या चुपचाप अपनी सीट पर सोई हुई थी। आदित्य को सपना आया और आदित्य घबरा गया। उसके बाद वही सपना सच हो गया। आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। आदित्य ने खुद को संभाला, ठंडी सांस भरी और बोला, दिव्या, तुम चलो अपनी सीट पर बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर आदित्य ने दिव्या को सारी बात बताई कि कैसे उसने थोड़ी देर पहले जो हुआ उसका सपना देखा और वो सपना सच हुआ। दिव्या सचमुच अपनी जान देने के लिए ट्रेन से कूदने जा रही थी। दिव्या को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन सुबह, बड़ी अच्छी नींद आई। ट्रेन से उतरकर राजा ने कहा। विनय ने जवाब दिया और कहा कि हाँ, अच्छी नींद तो आएगी ही, नींद तो अब उड़ेगी। राजा ने कहा, क्यों? तब रिया ने जवाब दिया, क्योंकि हम राजस्थान पहुंच गए। विवेक ने कहा, ओह, तो हम फाइनली भानगढ़ फोर्ट पहुंच ही गए। आदित्य ने कहा, अरे अभी जरा रुको, दिल्ली अभी दूर है, अभी तो हम बस राजस्थान ही पहुंचे हैं, अभी थोड़ा सफर बाकी है। आदित्य ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, गाड़ी से सब उतर चुके थे, लेकिन दिव्या नहीं। वो घबराया और बोला, दिव्या किधर है? रिया ने बोला, दिव्या, वो अभी तक ट्रेन से नहीं उतरी। राजा, अरे यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी? मगर सभी हैरान थे, दिव्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो झुंड से हमेशा बाहर ही रहती थी। आदित्य सचमुच घबरा गया। बीती रात उसे याद आने लगी बातें। आदित्य और विवेक दिव्या को ढूंढने निकल गए। उन्होंने ट्रेन के अंदर बोगियों में ढूंढा, फिर बाहर स्टेशन पर ढूंढा। दोनों दिव्या का नाम पुकार कर उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरी बोगी में दिव्या कहीं भी नहीं थी। तभी अचानक ट्रेन ने हॉर्न दे दी और वो धीरे धीरे चल पड़ी। विवेक घबराया और बोला, यार, ट्रेन चल पड़ी है, तुम दोनों उतर आओ। राजा ने चिल्लाते हुए कहा। ट्रेन अपनी रफ्तार न पकड़ ले, उसकी वजह से वो दोनों कूद पड़े। आदित्य हांफता हुआ बोला, यार, दिव्या तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तभी विवेक ने कहा, लगता है वो हमारे साथ नहीं जा पाएगी। सभी के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। सभी हैरान परेशान थे कि तभी दिव्या ने पीछे से आवाज लगाई, गाइस, तुम लोगों को आइसक्रीम खानी है? सबकी नजर दिव्या पर पड़ी तो स्टेशन पर थोड़ी दूर एक आइसक्रीम की शॉप पर खड़ी सबके लिए दिव्या आइसक्रीम ले रही थी। उसे देखकर सबको बहुत गुस्सा आया और हंसी भी। सब जोरों से हंस पड़े। दिव्या ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है, तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? फिर हंसते हुए राजा ने दिव्या से कहा, अभी कुछ देर पहले तुम्हें हम लोगों के बीच न पाकर विवेक और आदित्य बहुत परेशान हो गए और तुम्हें ढूंढने के लिए ट्रेन के अंदर गए। पूरी बोगी छान मारी, मगर तुम नहीं मिली। हम सबको लग रहा था कि तुम यहीं छूट जाओगी और हम लोग तुम्हें लिए बगैर ही भानगढ़ चले जाएंगे, लेकिन तुम तो पीछा ही नहीं छोड़ोगी। राजा की बात सुनकर सभी जोरों से हंस पड़े। दिव्या भी हंस पड़ी और बोली, ओह अच्छा, सॉरी यार, मैं मिल गई, अब चलो आइसक्रीम खा लो। मगर आदित्य को बहुत गुस्सा आ गया। उसने दिव्या को डांट लगाते हुए कहा, अब से तुम कहीं भी जाओगी तो हमसे बिना पूछे नहीं। फिर आदित्य ने सबको कहा, कम ऑन गाइज, हरी आप,
हमें जल्दी ही फोर्ट पहुंचना होगा, रात होने से पहले। और फिर क्या, कुछ ही घंटे में पूरी टीम भानगढ़ फोर्ट पहुंच गई। किले के अंदर घुसते ही राजा ने कहा, वाह भाई साहब, ये किला तो वाकई में बहुत भयानक है। आदित्य, हाँ, और साथ ही साथ खतरनाक भी। इसलिए हम सबको एक साथ ही रहना होगा। कोई किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ना ही किसी को बिना बताए कुछ करेगा, ओके? रिया, ये भानगढ़ तो बहुत ही पुराना है। इसकी ईंट और पत्थर भी काफी ध्वस्त हो चुके हैं, फिर भी ये बहुत खूबसूरत है। जहां सभी एक और भानगढ़ किले की बातें कर रहे थे, वहीं दिव्या रूल्स तोड़कर झुंड से अलग हो गई। उसके कदम अपने आप विपरीत दिशा की ओर मुड़ने लगे और वो किले के गेट से भीतर की ओर चली गई। आदित्य, टीम का सुपरवाइजर होने के नाते उसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि सारे सदस्य को वो सुरक्षित रखे। इसलिए आदित्य पल पल, हर समय सबकी निगरानी करता था। दिव्या बिना किसी को बताए एक ऐसे कमरे में जा पहुंची जो बेहद अंदर था। पहले तो वो कमरा बंद हुआ करता था, मगर अचानक किसी कारण वो कमरा खुल गया। उसका ताला टूट गया और कमरा खुल गया। आदित्य ने झुंड में दिव्या को नहीं पाया तो उसने फिर से दिव्या को ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी वजह से टीम के बाकी मेंबरों को दिव्या पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका था कि दिव्या खो गई थी। गुस्सा जताते हुए विनय ने कहा, यार ये क्या बात होती है? दिव्या हर बार गायब हो जा रही है और हम अपना काम छोड़कर उसे ढूंढने लग जा रहे हैं। ये कोई बात नहीं होती। दिव्या हमारे लिए मुसीबत बनकर आई है, उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएंगे। उसे बोलो अभी वक्त है, यहाँ से चली जाए। विनय की बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आ गया और आदित्य ने विनय से कहा, काम डाउन, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। वो लड़की पहली बार हमारे साथ आई है, इसलिए हमें उसका ख्याल रखना होगा। वो इस जगह से भी अनजान है, हो सकता है भटक कर कहीं चली गई हो। हमें उसे ढूंढना चाहिए। विनय गुस्से में आदित्य को कहता है, हाँ तो तुम जाओ उसे ढूंढने, हम नहीं जाएंगे। वैसे भी वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी है। हर वक्त उसका ख्याल रखते हो, उसके आगे तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है। कुत्ते जैसे तो दिख रहे हो। आदित्य को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने विनय का कॉलर पकड़ लिया। विनय ने भी आदित्य को धक्का दे दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। रिया ने बीच बचाव करते कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? पागल हो गए हो क्या? एक दूसरे को मार डालोगे? विनय ने गुस्से में उबलते हुए कहा, तो मैं क्या गलत कहा? इसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिरकार ये कर क्या रहा है? जब से देख रहा हूं तब से सिर्फ ये दिव्या के पीछे ही घूम रहा है। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं ये सच नहीं है। आदित्य हमारी टीम का सुपरवाइजर है, लीडर है, तो उसका फर्ज बनता है हम सबका ख्याल रखना। अगर दिव्या खो गई है तो हम सबको उसे ढूंढना चाहिए। हम हमेशा टीम वर्क करते आए हैं, अकेले नहीं। रिया ने उन दोनों की लड़ाई को सुलझाया और फिर दिव्या को ढूंढने निकल गए। कुछ ही देर में उन सब ने कमरे में पहुंचकर दिव्या को ढूंढना शुरू कर दिया। दिव्या उस कमरे में खड़ी बस एक टक दीवार पर लगी एक पेंटिंग को देख रही थी। आदित्य ने कहा, दिव्या तुम यहाँ कैसे पहुंची? हम सब तुम्हें कितना ढूंढ रहे हैं। तुम बार बार ऐसे गायब क्यों हो जा रही हो? देखो, तुम्हें हम सबके साथ रहना है, टीम वर्क करना है। जब तुम इस तरह से गायब होती हो तो हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। आदित्य की बात दिव्या को सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो वैसे ही खड़ी रही जैसे खड़ी थी और बस दीवार पर लगी उस पेंटिंग को ही देख रही थी। तभी वहां राजा और विनय भी पहुंच गए। विनय ने कहा, दिव्या यहाँ है? राजा, ओके गाइस, अगर सभी लोग मिल गए हो तो हम काम शुरू करें। आदित्य ने कहा, हाँ, काफी समय बर्बाद हो गया, और फिर दिव्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले आया। सभी ने भानगढ़ किले में अपना काम शुरू कर दिया। दोपहर के 12 बज रहे थे। सभी ने अपना अपना काम चालू रखा। किसी ने कैमरे में किले की बारीकी से फोटो ली तो कोई प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रहा था।
कोई किले की मिट्टी कुरेद रहा था तो कोई ईंट पर रिसर्च कर रहा था। सभी काम में व्यस्त थे। वहीं दिव्या किले के एक ही कमरे में जैसे जम गई थी। न जाने उसे उस कमरे में क्या दिखा। वो कोई खास कमरा तो नहीं था। उसमें एक टूटा फूटा झूमर और एक बड़ी सी मगर टूटी हुई एक लकड़ी की पेंटिंग जिसका चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। विनय ने कहा, ये तुम क्या देख रही हो? दिव्या चौंक बोली, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। विनय पहले से ही दिव्या पर नाराज था। उसने खींचते हुए कहा, नहीं, कुछ तो देख रही हो तुम पिछले आधे घंटे से। बताओ ना, क्या देख रही हो? मगर दिव्या उसकी बातों का जवाब नहीं देती और बहाना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये किला कितना खूबसूरत है ना, इसलिए देख रही थी। विनय ने दिव्या को पोक करते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि तुम बता सकती हो अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। कोई आइडिया हो तो बताओ। तभी दिव्या ने जिज्ञासावश कहा, मैं ये सोच रही थी कि ये पेंटिंग हम अपने साथ ले जाएं तो कैसा रहेगा? विनय मजाक में बोला, ये तब हो सकता है जब मेरा बाप इस किले का मालिक हो। मगर अफसोस, ये किला किसी और का है। दिव्या उसकी बातें समझ गई और बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विनय ने कहा, नहीं मोहतरमा, मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज नॉट आवर प्रॉपर्टी, जिसका कुछ भी कर नहीं सकते हम। दिव्या ने कहा, लेकिन विनय, इतनी अथॉरिटी तो हमें होनी चाहिए। विनय, अरे मेरी माँ, मुझे बख्श दो, मैं तुमसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। अब चलो काम पर लग जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दिव्या ने कहा, तो चलो एक फोटो ही खींच लो। ले नहीं जा सकते, लेकिन फोटो तो साथ ले जा सकते हैं। विनय ने कहा, हाँ, चलो खड़ी हो जाओ इस फोटो के पास। विनय ने दिव्या की एक बहुत सी अच्छी तस्वीर निकाली और उसे तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखो, अच्छी लग रही हो तुम, इसे निकलवा लेना। इन्हीं सब बातों में न जाने कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। विवेक ने कहा, शाम हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए। मगर रिया, उसको और भी कुछ चाहिए था उस किले से। वो मना कर रही थी और रात ठहरने की बात कर रही थी। मगर कोई भी उससे सहमत नहीं था, क्योंकि पहले से उन्हें मालूम था कि भानगढ़ किला कितना डरावना और खतरनाक है। रात रुकना उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। आदित्य तुरंत मोबाइल निकालकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगा, मगर उसे मोबाइल में नेटवर्क का एन भी नहीं मिला। सभी परेशान थे। ना मोबाइल चल रहा था और ना ही आसपास में कोई दिख रहा था जिससे मदद ली जा सके। अंधेरा गहराता जा रहा था। मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। आदित्य ने कहा, हमें थोड़ा देखना चाहिए आसपास किसी होटल का। मगर किले के आसपास कोई होटल होना मानो एक कहानी जैसा था। तभी विनय ने बोला, एक आइडिया है, हम किले के थोड़े बाहरी हिस्से में टेंट डाल लेते हैं। यह सुनकर विवेक ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह भानगढ़ किला है, यहाँ रुकने का मतलब है सब खत्म। लेकिन आदित्य, जो कि इन सब बातों पर बहुत कम ही भरोसा करता था, उसने कहा, नहीं, हम किले में रुक सकते हैं। यहाँ किसी की डर की बात नहीं है। हाँ, सिर्फ जंगली जानवर ना हो तो बेहतर है। इसी बीच आदित्य को याद आया कि यहाँ पास में ही एक आर्मी छावनी है, हम उनसे कुछ मदद ले सकते हैं। उसने छावनी में तुरंत फोन लगाया। वहां से बात भी हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम छावनी से बोल रहे हैं, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आदित्य ने फिर सारी बात बताई। आदित्य ने उन्हें कहा कि देखिए, हम भानगढ़ किले आए हैं रिसर्च के लिए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें बहुत देर हो गई। अब रात होने की वजह से हम कहीं आ जा भी नहीं सकते और हमारे पास गाड़ी भी नहीं है।
इसलिए हमें ये रात रुकने के लिए आपके छावनी में थोड़ी सी जगह चाहिए। बस इतनी सी बात? अजी लो, अभी भेजते हैं बटालियन, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। थोड़ी ही देर में आर्मी की गाड़ी वहां पहुंच गई और उन सभी को वहां से छावनी ले आई। थोड़ी ही देर में ही वहां आर्मी की गाड़ी पहुंच गई। इन सब बातों से हट के अगले दिन की बातें डिस्कस होने लगी। रहने को ठिकाना मिल गया, रिसर्च के लिए एक दिन और। आर्मी का कप्तान, जिसका नाम कुलदीप सिंह था, उसने रिसर्चर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। छावनी पहुंचते ही उन सब ने पहले पेट भर के खाना खाया। विनय ने कहा, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, सुबह से कुछ नहीं खाया था हमने। सभी ने पेट भर खाना खाया और वहीं आराम करने लगे। अगली सुबह तकरीबन 10:30 बजे, आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पनाह दी, वरना हम उस किले में पूरी रात कैसे बिताते। कुलदीप सिंह ने कहा कि इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरी नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इतना तो बनता ही है, इसमें कोई एहसान वाली कोई बात नहीं। आदित्य, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। कुलदीप सिंह ने कहा कि तुम बिना गाड़ी के यहाँ तक कैसे जाओगे, और साथ में तुम्हारी टीम भी है जिसमें लड़कियां भी हैं, और जाहिर सी बात है वो पैदल नहीं चल सकती। इतना कहकर वो दोनों हंस पड़े। रिया ने उन दोनों की बात सुनी और वो भी मुस्कुराने लगी। महज थोड़ी ही देर में सभी छावनी पहुंच गए। सभी अब किले के लिए निकलने के लिए रेडी थे। कुलदीप सिंह ने उन लोगों को आर्मी की गाड़ी में भानगढ़ किला छुड़वाया, साथ ही अपने 2 सिपाही भी उसके साथ भेजे जो उनकी सुरक्षा के लिए थे। जाते वक्त कुलदीप सिंह ने आदित्य से कहा, आदित्य, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानता हूं कि तुम इन सब बातों पर यकीन नहीं करोगे, पर वहां कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से सरकार ने वहां पर किसी भी आम नागरिकों को जाने से बैन कर दिया है। ये सुनकर आदित्य ने कहा, यह सच है, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं वास्तविकता को झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है मैंने कुछ चीजें वहां रहकर महसूस की हैं। कुलदीप सिंह ने कहा, जैसे? आदित्य ने कहा कि जैसे कि आदित्य कुलदीप सिंह को कुछ बता पाता कि तभी रिया ने पीछे से आवाज लगाई, आदित्य, क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। आदित्य, बस बस आया। बिना बात किए ही अधूरी बात छोड़कर आदित्य वहां से चला गया। फोर्ट पहुंचने के बाद आदित्य, सभी तैयार हो जाओ, हमें शूटिंग करनी है। सभी ने अपना काम शुरू कर दिया, सिवाय दिव्या के। दिव्या किले पहुंचते ही झुंड से गायब हो गई। इस बार फिर उसे कमरे में ढूंढने लगे सभी। आदित्य को इस बात का अंदेशा था कि दिव्या फिर से गायब हो सकती है, इसलिए उसने दिव्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने नजर घुमाकर टीम की तरफ देखा और उसने फिर से पाया कि दिव्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आदित्य इस बार दिव्या के ऊपर नाराज हो गया और उसने चिल्लाते हुए अपनी टीम से पूछा, व्हाट द हेल, दिव्या कहाँ है? विनय ने फिर से आदित्य के सब्र का इम्तिहान लिया और कहा, यह तो तुम्हें ही पता होगा, तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है दिव्या के बारे में। पूजा बीच में बोलती हुई, यार विनय, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हर बार आदित्य से इस तरह बात करते हो? तुम्हें पहले भी बताया गया है कि आदित्य टीम का लीडर है, उसे सबका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। विनय, क्या हम दिव्या का ख्याल रखने के लिए यहाँ आए हैं? वो हर बार छोटी बच्ची की तरह गुम हो जाती है और हम सब उसे पागलों की तरह ढूंढते हैं। क्या वो कहीं की महारानी है? ये सुनकर आदित्य ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे ढूंढने जाते हैं। विनय भी बौखलाते हुए बोला, हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है उसे ढूंढने का, मैं यहीं ठीक हूँ। सभी विनय को छोड़कर दिव्या को ढूंढने निकल गए। विनय वहीं बैठकर सबका इंतजार कर रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
थोड़ी देर तलक दिव्या को ढूंढते ढूंढते सब जब थक गए, तब रिया ने कहा, यार आदित्य, दिव्या तो पूरे किले में दिखाई नहीं दे रही, अब क्या करें? आदित्य ने कहा, मुझे भी अब चिंता हो रही है। ऑफिस से भी कॉल आ रहे हैं, हमने कल से कोई रिपोर्ट नहीं दी उन्हें। तभी आदित्य को याद आया कि उसने दिव्या को टॉप फ्लोर के एक कमरे में देखा था, जहां दिव्या बहुत देर तलक खड़ी रही। शायद वो वही हो सकती है। ये सोचकर आदित्य भागा और उस कमरे तक पहुंचा। आदित्य का अंदाजा बिल्कुल सही था, दिव्या वहीं बैठी हुई थी। आदित्य ने कहा, यह सब क्या है दिव्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम फिर से इस जर्जर कमरे में क्या लेने आई हो? आदित्य की बात सुनकर दिव्या ने कहा, आदित्य, क्या तुम वो महसूस कर सकते हो जो मैं महसूस कर रही हूं? आदित्य, व्हाट? दिव्या ने कहा, हाँ आदित्य, इस कमरे में एक सुकून है जिसे ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक पहुंच आई। आदित्य उसकी बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा, व्हाट रबीस? ऐसा क्या है इस कमरे में जिसकी वजह से तुम्हें यहां सुकून मिल रहा है? लेकिन दिव्या ने कहा कि तुम नहीं समझ पाओगे आदित्य, यह कमरा मुझे कुछ कहना चाहता है, मुझसे बातें करना चाहता है। इस कमरे की जमीन इतनी ठंडी और आरामदायक है कि जी करता है कि मैं यहीं अपनी बाकी की जिंदगी गुजार दूं। ये सब सुनकर आदित्य डिसअपॉइंट हो गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, चलो यहां से। आदित्य ने ऐसा कहते ही दिव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींच कमरे के बाहर ले आया। कमरे से बाहर जाते ही दिव्या, आदित्य, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य गुस्से में, तुम अभी यही मुजरा करने वाली थी, पता नहीं किसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। लेकिन दिव्या हैरान थी। उसने कहा कि बहकी बहकी बातें, और मैं? आदित्य ने कहा, हाँ तुम पागल हो चुकी हो। तुम जब से यहाँ आई हो बस तुम्हारे पीछे परेशान हूँ। कभी उधर भाग रही हो, कभी इधर भाग रही हो। ये किला जो खंडहर हो चुका है वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बंद करो ये सब और जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें किसी और से रिप्लेस करता हूँ। ये सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा रिप्लेस तुम्हें, मगर एक शर्त पर। दिव्या ने कहा, वो क्या? आदित्य ने कहा कि वो ये कि अब तुम बिना हमें इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाओगी, और खास करके मुझे। दिव्या उदास हो गई। उसे उदास देखकर आदित्य ने कहा, क्या बात है दिव्या, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? तब दिव्या ने कहा, मुझे पता है कि तुम सब मुझे कितना झेल रहे हो, मगर मैं क्या करूं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी मैं इस किले में आती हूं। आदित्य उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस खुद का ख्याल रखो। आदित्य दिव्या से बातें कर रहा था कि तभी विनय के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ज़ोर से। ऐसा लग रहा था कि विनय दर्द से करा रहा हो।